हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। एक क्लास पीछे वाली थी, उसके अंदर हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने क्रिया की परिभाषा और जो क्रिया के दो भेद थे, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, उसके बारे में हमने देख लिया है। इस क्लास के अंदर उससे आगे के जो भाग है वो हम देखेंगे, यानी क्रिया के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप बिना संकोच के मेरे को पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें। अब देखिए, जो अन्य प्रकार है उसके बारे में देखें कि क्रिया के जो अन्य भेद है वो कौन कौन से। पहला जो है वो है नाम धातु क्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम का मतलब हम पढ़ के आए, यानी संज्ञा क्या थी, संज्ञा, ठीक है, हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा में क्या था कि संज्ञा क्या है, एक नाम ही है। फिर सर्वनाम हमने पढ़ा, तो सर्वनाम क्या था भाई, संज्ञा के स्थान पर हमने काम में लिया सर्वनाम को, सभी की जगह काम में लिया, तो संज्ञा किसी भी प्रकार की उसकी जगह हमने सर्वनाम का भी प्रयोग किया। फिर विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, तो विशेषण में क्या था, विशेषण वो था कि जो ये संज्ञा और सर्वनाम दो टॉपिक हमने पढ़े, उसकी विशेषता बताने का काम कौन कर रहा था, विशेषण कर रहा था। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये चारों इसीलिए विकारी शब्द जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको साथ में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो यही चीजें, अब नाम धातु का मतलब है कि यही चीजें इसके अंदर आएगी। देखिए एक बार इरेज करता हूं, परिभाषा में क्या कह रहा है इसकी, नाम धातु जन क्रिया। नाम का मतलब क्या हुआ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीनों टॉपिक हमने अच्छे से कर लिए। अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर ये उपलब्ध है, आप जाकर अच्छे से इसको देख सकते हो। यानी क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे धातु हमने भी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है। पढ़ क्या है, पढ़ एक धातु है। लिख क्या है, एक धातु है। ठीक है, तो ये जो पढ़ना लिखना बनाते हैं ना, ये क्या है, क्रिया बन जाती है धातुएं। तो ये कह रहा है ये पढ़ क्या है, एक धातु है, और लिख क्या है, एक धातु है, जिनसे हमने क्रिया बनाई। परंतु नाम धातु में क्या होगा, ये पढ़ना लिखना ऐसे नहीं, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उनसे क्या होगा, एक क्रिया का निर्माण किया जाएगा, एक क्रिया का निर्माण किया जाएगा। वो क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। समझ गए आप कैसे कहलाएगी। देखिए हाथ, हाथ क्या है, हाथ एक संज्ञा है। हाथ क्या है, एक संज्ञा है। हाथ से बना हथियाना, बात क्या है, एक संज्ञा है। बात क्या है, एक संज्ञा है। जिससे बना बतियाना, आप क्या है, एक सर्वनाम है। आप क्या है, एक सर्वनाम है। तो देखिए संज्ञा है यहाँ पर दो में, एक में सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम से हमने क्या बनाया, क्रिया बनाई है। हथियाना, बतियाना, अपनाना, ये क्रियाएं किससे बनी है, संज्ञा और सर्वनाम से बनी है। ठीक है, न कि धातुओं से बनी है, धातुओं से नहीं बनी है। तो ये जो क्रियाएं, ऐसी जो क्रियाएं बनेगी वो क्रियाएं क्या होगी, नाम धातु क्रियाएं कहलाएगी। नीचे इसके उदाहरण दे रखे कि वाक्य कैसे बनाएंगे हम। उदाहरण में दे रखा, मेरे भाई ने मेरी 5 बीघा जमीन हथियाली। तो देखो ये हथियाना, हथियाना है ना, हथियाली। तो ये हथियाना हाथ से बना है। कहने का मतलब जिसको हम बोलते हैं छीनना, मारवाड़ी में बोलते हैं कोसली। कहने का मतलब उससे मेरी जमीन छीन ली है। दो महिलाएं आपस में बतिया रही थी, यानी बातें करती हैं दो महिलाएं, तो ये बात से बना है, बतिया रही थी। तो ये बतियाना क्या है, बात से बना है। अनाथ बच्चों को अपनाना पुण्य का कार्य है। अपनाने का मतलब उसको गले लगाना, उसकी जो पालन पोषण करना। तो अनाथ बच्चों का जो पालन पोषण किया जाता है, तो अपनाना बना है आपसे, आपसे अपनाना बना है। तो ये जो तीनों ऊपर क्रियाएं बनाई थी, हाथ से, बात से और आप से, उनके उदाहरण दे रखे। इस प्रकार के वाक्य पूछे जाएंगे। अब आपसे ऐसे वाक्य देखकर, जैसे मान लिया मेरे भाई ने मेरी 5 बीघा जमीन हथिया ली, एक ये वाक्य दे दिया, 3 वाक्य कोई और दे देंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से वाक्य के अंदर
नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो क्रिया आपको छांट कर बतानी है। अब आप नाम धातु क्रिया के बारे में समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रकार को। 2 नंबर में पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो पूर्वकालिक से इसके अंदर जिसके टुकड़े किए जाते हैं, तो देखो पूर्व शब्द आया, एक काल शब्द आया और एक इक शब्द आया। ठीक है, ये इसके अंदर हमने भी पढ़ा नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय जो टॉपिक हम आगे करेंगे, तो आगे उपसर्ग लगा हुआ है पूर्व और पीछे एक प्रत्यय लगा हुआ है, बीच में जो काल है वो मुख्य शब्द है इसके अंदर। तो कहने का मतलब जो काल मुख्य शब्द है तो पूर्व है ना, कहने का मतलब पूर्व में जो क्रिया आएगी, पूर्व का मतलब पहले जो क्रिया आएगी। देखिए जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सीधी सी, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि एक काम वो पहले करेगा, उसके बाद में एक दूसरा काम करेगा और दोनों आपस में ऐसे टच होंगे। ठीक है, जैसे मान लिया राम नहाकर खाना खाता है, राम नहाकर खाना खाता है, तो एक वाक्य बनाइए भाई, राम नहाकर खाना, एक में थोड़ा इरेज करते हैं, खाता है। अब राम नहाकर खाना खाता है, तो कहने का मतलब एक तो वो नहाने का काम कर रहा है, एक तो नहाने का काम कर रहा है और एक खाने का काम कर रहा है। भाई 2 काम कर रहा है, एक नहाने का कर रहा है और एक खाने का काम कर रहा है। अब पहले नहाया या पहले खाया, तो हमने देखा है कि वाक्य को जो पढ़ते हैं, राम नहाकर खाना खाता है, तो पहले उसने नहाने का काम किया है। तो पहले जो क्रिया आई है, वाक्य तो पूरा तभी हो रहा है कि दोनों क्रियाएं आपस में टच हो रही है, तभी ये वाक्य की पूर्ति हो रही है। परंतु 2 क्रियाएं एक साथ हो रही है, परंतु एक क्रिया पहले हो रही है, तो थोड़ी देर पहले जो क्रिया हो रही है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ये नहाने का जो काम है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया के अंदर आएगा। समझ गए आप यहां तक? आगे देखिए, जैसे उदाहरण दे रखे, वह खाकर सोता है, तो एक तो हो गया खाने का काम, दूसरा हो गया सोने का काम। एक खाने का हुआ, एक सोने का हुआ। तो अब देखिए भाई, पहले अगर सो गया तो फिर खाएगा कैसे? तो पहले खाता है फिर सोता है। ठीक है, तो ये खाना जो क्रिया है ना, वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए राकेश पुस्तक पढ़कर सोता है, तो एक काम हो गया पढ़ने का, एक काम हो गया पढ़ने का और एक हो गया सोने का। 2 काम हो गया, तो पहले कौन सा हुआ? पहले पढ़ने वाला हुआ, तो पढ़ना क्रिया वो पूर्वकालिक क्रिया है। रमेश नहा के विदाई ले जाता है, तो एक तो हो गया विदाई ले जाना, विदाई ले जाना हो गया और एक हो गया नहाना। तो पहले कौन सा काम हुआ? नहाने का हुआ, तो ये नहाना है वो क्या? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यहाँ पर पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया हो गई। चोर भागकर छुप गया, तो एक तो हो गई भागना, एक तो हो गई भागना क्रिया और एक हो गई छुपना क्रिया। 2 क्रिया हो गई। तो भागना पहले हुई, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया ये हो गई और छुपना ये हो गई। अब देखिए इसके अंदर हमने देखा कि कुछ शब्द आ रहे हैं। देखिए मैं एक बार इरेज करता हूं इसको और आपको समझाता हूं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए, जैसे इसके अंदर कर शब्द आया, इसके अंदर कर शब्द आया, इसके अंदर के शब्द आया, इसके अंदर कर शब्द आया। तो देखिए ये वाक्य की पहचान है, यहाँ पर पहचान लिखी हुई है। पहचान क्या है? मूल क्रिया के साथ कर, करके, के प्रत्यय लगा होगा। कैसे फाइंड करेंगे हम कि ये क्रिया पूर्वकालिक है? वैसे तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि भाई पहले कौन सा काम हुआ है, परंतु इसकी पहचान भी है कि उसके साथ में या तो कर लगा हुआ होगा, या के लगा हुआ होगा, या करके लगा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे शब्द लगे हुए होंगे। तो देख लिए यहाँ पर कर लगा हुआ है, मूल जो क्रिया उसके इसमें कर लगा हुआ है, इसके अंदर के लगा हुआ है, इसके अंदर भी कर लगा हुआ है। तो करके, कर के, ऐसे शब्द है वो पूर्वकालिक जो क्रिया होगी उसके साथ में लगे हुए होंगे। तो इसको देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि क्रिया पूर्वकालिक है। नोट, पूर्वकालिक प्रत्यय आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से पूर्वकालिक प्रत्यय है, तो कर और करके वो क्या है? पूर्वकालिक प्रत्यय है। कर और करके है वो क्या है? पूर्वकालिक प्रत्यय है। आगे देखिए,
आगे हमारी जो 3 नंबर है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ये आपस में जुड़ी हुई है, दो क्रियाएं एक साथ आएगी, दो क्रियाएं एक साथ आएगी। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है, यानी किसी क्रिया का काम करती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ चुका है। अब देखिए, एक तो हो गया पढ़ना और एक हो गया चूकना, दो क्रिया हो गई। वह पढ़ चुका है, वाक्य बना ऐसे, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही काम हो रहा है, क्रिया संयुक्त है पर काम एक ही हो रहा है कि वो पढ़ चुका का मतलब वो पढ़ गया पूरा, उसने पढ़ लिया है पूरा, वह पढ़ चुका है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि पहले उसने पढ़ लिया है फिर वो चूक गया है, ऐसा मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। हम कैसे पहचानेंगे कि भाई क्रिया संयुक्त है, यानी अर्थ एक ही दे रही है, ये क्रिया दो आई है परंतु अर्थ एक ही दे रही है। वह पढ़ चुका है तो कहने का मतलब वह उसने पढ़ने का काम वो पूरा कर लिया है, बस यही अर्थ निकल रहा है। इस चूकना का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने से चूक गया है। आगे देखिए, उसने खा लिया, तो एक तो हो गया खाने का काम और एक हो गया लेने का काम, एक हो गया लेने का काम। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसने उसने खा लिया, कहने का मतलब वो खाना खाकर फ्री हो गया है, खाना खाकर फ्री हो गया, ये बात ये कह रहा है। पर ऐसा नहीं है कि उसने पहले तो खाया था फिर लिया था, लेने का कोई काम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ही अर्थ निकल रहा है कि वो खाना खाकर फ्री हो गया है। तो ऐसी क्रियाएं जब आएगी, वाक्य के अंदर क्रिया दो दिखाई देगी पर आपस में जुड़ी होगी, अर्थ उसका एक ही निकलेगा, तो वहां पर वो क्रिया है वो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कहलाएगी। समझ गए आप? फिर भी किसी प्रकार का डाउट है आप तो निसंकोच पूछिए। आगे आई 4 नंबर जो क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक का मतलब है दो, और कर्मक का मतलब अभी हम पढ़ के आए अकर्मक और सकर्मक। तो द्विकर्मक में क्या होगा, क्रिया सॉरी कर्म है वो दो आएंगे, दो कर्म होंगे। कैसे होंगे, गौण कर्म होगा एक, जिसको अप्रधान कर्म भी बोला जाता है और अप्रत्यक्ष कर्म भी बोला जाता है। एक प्रधान कर्म होगा जिसको प्रत्यक्ष कर्म भी बोला जाता है और मुख्य कर्म भी बोला जाता है। ये एक ही नाम है, इसलिए मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यानी गौण कर्म है उसको अप्रधान कर्म बोलते हैं और अप्रत्यक्ष कर्म भी बोलते हैं, और जो प्रधान कर्म है उसको अप्रत्यक्ष सॉरी प्रत्यक्ष भी बोलते हैं और मुख्य कर्म भी बोला जाता है। तो ये तीनों नाम है एक ही चीज के साक्षी है। दो कर्म होंगे, एक होगा गौण और एक होगा मुख्य कर्म। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया, मीरा ने गाय को रोटी दी, मीरा ने गाय को रोटी दी। अब हमारे को कर्म की पहचान करने के लिए क्या और किसको, दो शब्दों को याद रखना है, एक उत्तर क्या से मिलेगा और एक उत्तर किसको से मिलेगा। अब देखो, मीरा ने, मैं वाक्य नीचे लिख रहा हूं, मीरा ने किसको रोटी दी। एक में लिख रहा हूं, मीरा ने गाय को क्या दी। अब देखो, एक तो किसको हमने यहां पर ऐड कर दिया और एक हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया। मीरा ने किसको रोटी दी, मीरा ने किसको रोटी दी, एक वह मीरा ने गाय को क्या दी। तो एक तो मीरा ने किसको रोटी दी तो आंसर आया गाय, आंसर आया गाय। एक हमने लिखा मीरा ने गाय को क्या दी तो आंसर आया रोटी, आंसर आया रोटी। तो कहने का मतलब एक तो ये गाय हो गया और एक ये रोटी हो गया, ये दो कर्म हो गए, इसके अंदर दो कर्म हो गए, एक कर्म प्रधान कर्म हो गया और एक कर्म गौण कर्म हो गया। दो ये उदाहरण है वो देख लेते हैं। अब इसमें से हम कैसे फाइंड करेंगे कि प्रधान कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। पूछा जा सकता है भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से प्रधान कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, तो वो भी अभी नोट में लिखा। पहले दो वाक्य देखते हैं। वाक्य में क्या दे रखा है, रमेश ने मुझे एक सुंदर खरगोश भेंट किया। अब रमेश ने, एक तो आ गया रमेश ने किसको एक सुंदर
खरगोश भेंट किया। एक तो ये वाक्य बनेगा, एक किसको से, एक रमेश ने मुझे क्या भेंट किया, मुझे क्या भेंट किया। तो क्या से उत्तर मिला, तो एक तो हो गया मुझे और एक हो गया सुंदर खरगोश, दो क्रम हो गए। तो क्या से उत्तर मिल रहा है एक तो, और एक किसको से उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए दोनों से जब उत्तर मिलेगा क्या और किसको से, तो वहां पर दो क्रम हो जाएंगे और वो क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। शीला ने भिखारी को दान दिया, तो एक तो भिखारी हो गया और एक दान हो गया। शीला ने भिखारी को क्या दिया, दान। शीला ने किसको दान दिया, भिखारी को। तो क्या और किसको दोनों से आंसर मिल रही, यानी क्या और किसको दोनों से आंसर मिले तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, उसके अंदर दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कर्म है वो प्रधान है और कौन सा कर्म है वो गौण है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है क्या से उत्तर मिलता है तो प्रधान क्रम है और किसको से उत्तर मिलता है तो गौण क्रम है। बस इतना से याद रखना है, क्या और किसको हमने दो देखा है, तो किसको से जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, गौण क्रम हो जाएगा, और क्या से उत्तर मिलेगा वो प्रधान क्रम हो जाएगा। तो ये बस इतना ही याद रखना है, क्या है तो वो प्रधान क्रम है और किसको से उत्तर मिलेगा वो गौण क्रम है। अब इसको थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख ली क्या है, तो इधर आ रहा है प्रधान, ठीक है। अब देखिए किसको है, मैंने जो याद कर रखा है वो भाई अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, और यहां पर आ रहा है गौण। अब देखिए ये क्या, आधा आधा वर्ण आ रहा है तो इसमें प्रधान में भी आधा आ रहा है, ये आधा है, ठीक है। तो क्या में आधा आ रहा है तो प्रधान में भी आधा आ रहा है, इसलिए क्या हुआ ये दोनों क्या से उत्तर मिलने वाला प्रधान क्रम होगा, ऐसे मैंने टच कर रखा है। और किसको, तो इसके अंदर देखो ऊपर मात्रा आ रही है तो गौण में भी ऊपर मात्रा आ रही है, तो दो की मात्रा ऊपर आ रही है, तो इस प्रकार मैंने याद कर रखा है इसको, यानी किसको से उत्तर मिलेगा वो गौण क्रम होगा और क्या से उत्तर मिलने वाला प्रधान क्रम होगा। यहां तक आप अच्छे से समझ गए, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, यानी किसी को प्रेरणा देते हैं हम तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब हम कोई भी काम खुद न करके, जैसे मान लिया अध्यापक है वो बच्चों से बोलते हैं कि आपको पौधे लगाने हैं, तो अध्यापक खुद न करके बच्चों से करवा रहा है, तो ऐसी जो क्रियाएं होगी वो क्रियाएं क्या होगी, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएगी। जैसे उदाहरण क्या दे रखा है, रमेश नाई से बाल कटवाता है, तो कहने का मतलब रमेश है वो किसको प्रेरित कर रहा है, नाई को, कि भाई मेरे बाल काटने, खुद नहीं काट रहा है, किससे कटवा रहा है, नाई से कटवा रहा है। एक प्रेरित होता है और एक प्रेरक होता है। प्रेरित कौन होता है, प्रेरणा लेने वाला, और प्रेरक कौन होता है, प्रेरणा देने वाला। तो ये शब्द है वो भी समझना जरूरी है, यानी एक तो होता प्रेरित, तो प्रेरित तो प्रेरणा लेने वाला, और प्रेरक कौन है, प्रेरणा देने वाला। तो यहां पर हम देखें तो रमेश क्या है, भाई रमेश है वो क्या है, प्रेरणा देने वाला है। भाई रमेश नाई से बाल कटवा, तो रमेश क्या कह रहा है, नाई से कह रहा है, तो इसलिए वो रमेश क्या हुआ, प्रेरक हुआ, रमेश क्या हुआ, प्रेरक हुआ। और प्रेरणा ले कौन रहा है, नाई ले रहा है। भाई बाल काटने का काम कौन करेगा, नाई करेगा, इसलिए वो नाई क्या हुआ, प्रेरित हुआ, नाई प्रेरित हुआ, और प्रेरक कौन हुआ, रमेश हुआ। तो ये बात भी याद रखना है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब क्रिया तो आएगी, आना जिसके लगा हुआ होगा वो तो क्या होगी, प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना जिसके लगा हुआ होगा वो होगी द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखिए नीचे हम देखते हैं, आगे उदाहरण आएंगे। उदाहरण में क्या है, माँ बच्चे को सुलाती है, प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक में एक ही कर्म होगा, यानी प्रथम प्रेरणार्थक है उसके अंदर क्या होगा, कर्म एक ही होगा, और द्वितीय प्रेरणात्मक कर्म क्या होंगे, दो होंगे। तो माँ बच्चे को सुलाती है, तो आप पर सोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, पर उसको सुलाने का काम कौन कर रही है, माँ कर रही है। तो माँ क्या है, माँ एक प्रेरणा देने वाली है, और प्रेरणा लेने वाला कौन है, बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा प्रेरित हुआ और प्रेरक कौन हुआ, माँ हुई। नोट, सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं सकर्मक होती है, कहने का मतलब उसके अंदर कर्म होता ही है। आप
को जैसे प्रेरणार्थक क्रिया पूछ ले तो उसके अंदर क्या है, कर्म होता ही होता है, वो सारी क्रियाएं सकर्मक होगी। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं वो सारी क्या सकर्मक है। जैसे माँ किसको सुलाती है, बच्चे को, आंसर मिल रहा है तो प्रेरणार्थक है, तो इसलिए क्या है, सकर्मक है। तो जो प्रेरणार्थक क्रियाएं वो सकर्मक होती है, पर ऐसा नहीं है कि सभी सकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक होती है, ऐसा नहीं होता है। यानी सकर्मक क्रियाएं, सभी सकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक नहीं होती है, परंतु सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। द्वितीय प्रेरणार्थक में दो क्रम होते हैं। एक यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, अध्यापिका पढ़ाती है, सॉरी पढ़वाती है, अध्यापिका पढ़वाती है, अपूर्ण प्रेरणार्थक है। क्यों है अपूर्ण, अपूर्ण क्यों है वो देखते हैं। अध्यापिका पढ़वाती है, अब पढ़वाती है तो कहने का मतलब है किसी से पढ़वाती है वो, जैसे मान लिया कोई पाठ पढ़वा रही है तो किसी बच्चे से पढ़वा रही है, पर यहाँ पर वो क्लियर नहीं हो रहा है। भाई पढ़वाती तो है, अध्यापिका पढ़वाती है, परंतु यहाँ पर वो देखने में तो प्रेरणार्थक लगती है पर अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों, यानी अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है, ऐसा अगर वाक्य होता तो ये क्या होता, पूर्ण होता, परंतु यहाँ पर पूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना ही अध्यापिका पढ़वाती है, पर क्या पढ़वाती है ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये अपूर्ण प्रेरणार्थक, देखने में प्रेरणार्थक लग रही है, क्योंकि भाई इसको अध्यापिका पढ़वाती है, ऐसे पढ़ते हैं हम इसको तो हमारे को एहसास होता है कि भाई किसी दूसरे से पढ़वाने का काम कर रही है, प्रेरणा देने का काम कर रही है, परंतु ये अपूर्ण प्रेरणार्थक है। दूसरा देखो, जंगल में हरिण दौड़ रहे हैं, ये अकर्मक है। अकर्मक है क्यों है, क्योंकि जंगल है वो एक आधार का काम कर रही है, जंगल के आधार है, क्योंकि वहां पर ये दौड़ने का काम करे, वो आधार है, दौड़ेंगे कहाँ, जंगल में दौड़ रहे तो वो एक आधार का काम करा। और हरिण दौड़ने का काम कौन कर रहा है, हरिण कर रहे, तो हरिण करता है और दौड़ रहे वो क्रिया है, तो कहने का मतलब कर्म है ही नहीं यहाँ पर। अब आप हरिण कहाँ दौड़ रहे, तो उत्तर काम क्या मिल रहा है, जंगल, तो ये कहां से उत्तर मिल रहा है, कहां से उत्तर मिल रहा है, क्योंकि क्या और किसको से उत्तर मिलता तो ही ये क्रिया सकर्मक होती। तो ऐसे उदाहरण है, उसके भी आपको अच्छे से ध्यान रखा है। जंगल में हरिण दौड़ रहे हैं तो आप सोच लो कि भाई जी मान लिया कि आपके दिमाग में आ जाए कि आपको या तो जंगल को या हरिण को आप कर्म मान लो, परंतु दौड़ने का काम कौन, हरिण कर रहे हैं, तो हरिण तो करता हुए, भाई आप सोच कि करता वो आगे आता है, परंतु यहाँ पर आगे नहीं है, आगे जंगल आ गया, जंगल में हरिण दौड़ रहे, तो हरिण यहाँ तक का वाक्य है ना, ये दौड़ने का काम है वो हरिण कर रही है, तो हरिण हो गए कर्ता और दौड़ना हो गई क्रिया, और जंगल है वो एक आधार का काम है, कहाँ दौड़ेंगे, जंगल में दौड़ रहे। नोट देखिए, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई अकर्मक जब क्रिया है तो उसका प्रभाव कर्ता पे ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं वहां पर, जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो ये नोट है, बाकी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जहां पर कर्म है ही नहीं तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पे पड़ता है और सकर्मक क्रिया में प्रभाव कर्म पर पड़ता है। आगे देखिए, आगे आया है ये कर्म, तो कर्म में एक तो हो गया अकर्मक और एक हो गया सकर्मक, जो हम पढ़ के आए। आगे देखते हैं, तो पूर्ण अकर्मक एक होता है अपूर्ण अकर्मक, और सकर्मक में एक तो पूर्ण सकर्मक और एक होता है अपूर्ण सकर्मक। अब ये कैसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहले हमने यहां पर लिखा अकर्मक, अब अकर्मक और पूर्ण अकर्मक में क्या फर्क है, भाई किसको तो हम अकर्मक कहेंगे और किसको पूर्ण अकर्मक कहेंगे। वाक्य देखिए, राम गया, राम गया, ये पूर्ण अकर्मक है। पूर्ण अकर्मक कैसे है, देखो, राम, राम, राम क्या यहां पर करता है, और गया का मतलब हो गया जाना, ये क्या है, क्रिया है। इसके अंदर दो ही चीजें आई है, दो ही चीजें आई है, यानी कर्म है वो कर्म नहीं है, इसके अंदर कर्म नहीं है, तो इसलिए इसको पूर्ण अकर्मक कहेंगे, यानी पूरी तरीके से ये अकर्मक है, क्योंकि अकर्मक के अंदर कर्म नहीं होता है, तो यहां पर सिर्फ कर्ता और क्रिया ही आया है, तो इसलिए ये पूर्ण अकर्मक है। अब दूसरा वाक्य देखिए, अपूर्ण अकर्मक किसे कहेंगे, राकेश घर गया, जैसे अभी जंगल में हरिण दौड़ रहे थे ऐसे वाक्य आए, या राकेश घर गया, तो अब राकेश है, वो राकेश क्या है यहाँ पर, भाई राकेश है वो करता है, और जाना क्या है, जाना यहाँ पर भाई गया का मतलब जाना क्रिया है। अब यहाँ पर ये घर है, वो घर क्या है, वो एक आधार का काम कर रहा है, वो आधार का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है,
एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका कर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई अकर्मक हम वाक्य बना रहे हैं तो इसके अंदर भाई राकेश गया ऐसे भी वाक्य हो जाता, परंतु ये घर गया, राकेश घर गया, तो ये एक आधार शब्द आया ना, ये आधार शब्द आने के कारण ये क्या हो गया, अपूर्ण अकर्मक हो गया, पूरा अकर्मक नहीं है, अपूर्ण अकर्मक है। तो एक तो अकर्मक हुआ पूर्ण अकर्मक और एक हो गया अपूर्ण अकर्मक। तो ये वाक्य आपको ध्यान में रखना है। जिसके अंदर सिर्फ क्रिया और कर्ता ही हो वो तो क्या होगा, पूर्ण अकर्मक होगा, और जिसके अंदर क्रिया और कर्ता के साथ में कुछ आधार शब्द जुड़े हुए होंगे तो वो क्या होगा, अपूर्ण अकर्मक होगा। ठीक है, आगे देखिए सकर्मक के बारे में भी देखते हैं। सेम सकर्मक में भी ऐसा ही दे रखा है कि सकर्मक में भी दो होते, एक तो होता है पूर्ण सकर्मक और एक होता है अपूर्ण सकर्मक। अब देखिए रंगरेज ने कपड़ा रंगा, रंगरेज ने कपड़ा रंगा, तो रंगरेज क्या हुआ, रंगरेज क्या हुआ, काम को करने वाला है तो वो करता हुआ। रंगना क्या है, रंगना यहां पर क्रिया है, रंगना क्या है, क्रिया है। अब देखिए रंगरेज ने कपड़ा, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, रंगरेज ने क्या रंगा, तो कपड़ा, तो एक कपड़ा क्या हुआ, कपड़ा क्या हुआ, कर्म हुआ। तो अब देखिए इसके अंदर तीन चीजें आ गई, कर्ता आ गया, क्रिया आ गया और कर्म आ गया, इसलिए ये क्या हुआ, पूर्ण सकर्मक हुआ, पूर्ण सकर्मक हुआ। समझ गए यहां तक। अब इसके अलावा जो भी चीजें आएगी दूसरी तो इसलिए वो अपूर्ण सकर्मक हो जाए, क्योंकि उसको हम अकर्मक तो कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर कर्म है, तो कर्म जब होगा तो सकर्मक तो है, परंतु वो क्या है, अपूर्ण सकर्मक है। अपूर्ण सकर्मक क्यों है, देखो रंगरेज ने कपड़ा लाल रंगा, ऊपर वाले वाक्य से ही पता चल रहा था कि भाई सकर्मक है, कर्म। अब देखो रंगरेज हो गया कर्ता, रंगरेज हो गया कर्ता, रंगना हो गया क्रिया और कपड़ा क्या हो गया, कर्म हो गया। परंतु ये लाल क्या, एक एक्स्ट्रा शब्द आया, एक्स्ट्रा शब्द आया, इन कपड़े को लाल रंगा है, यहां पर आ जाता रंगरेज ने कपड़े को हरा रंगा, तो यहाँ पर लाल रंगा, ये लाल शब्द एक्स्ट्रा आया, इसलिए ये अपूर्ण सकर्मक है। तो पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या है, कर्म के साथ एक पूरक शब्द होगा जिसको हम आधार शब्द भी बोल सकते हैं, पूरक शब्द अपूर्ण सकर्मक में। ठीक है, कर्म के साथ में आएगा, और क्या किसको को छोड़कर प्रश्न बनाने पर जो उत्तर मिलता है वह पूरक शब्द होता है। यानी अब यहाँ पर देखो रंगरेज ने कपड़ा लाल रंगा, ये तो क्या होगा, अपूर्ण सकर्मक हो गया क्योंकि लाल शब्द है। अब रंगरेज ने कपड़ा कैसा रंगा, कैसा रंगा, तो कैसा से उत्तर मिला ना, कैसा से उत्तर क्या मिला, लाल है, तो लाल क्या एक पूरक शब्द है, लाल क्या एक पूरक शब्द है, क्योंकि क्या और किसको इससे उत्तर मिलता तो क्या होता, वो तो कर्म होता, तो क्या और किसको से उत्तर मिलने वाला तो क्या कर्म है। रंगरेज ने क्या लाल रंगा, तो कपड़ा रंगा, तो कपड़ा तो क्या हुआ भाई, क्या से उत्तर मिला तो कर्म हुआ, क्या और किसको से मिलने वाला तो कर्म होगा। और इसके अलावा जिससे आंसर मिलेगा वो सारे शब्द है वो क्या होंगे, पूरक शब्द होंगे। तो यहाँ पर अन्य यानी कैसा रंगा, कैसा से उत्तर मिला है, तो कैसा से मिला है लाल रंगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरक शब्द हो जाएगा। अब आगे आया क्रिया से संबंधित परीक्षा में आए हुए प्रश्न उत्तर, ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। क्रिया के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यहाँ तक देखते हुए आगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।